हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ज्ञान लैब वंस अगेन। तो हमने ह्यूमन नर्वस सिस्टम स्टार्ट कर दिया है। हमने हमारे प्रीवियस सेशन में देखा कि ह्यूमन नर्वस सिस्टम 3 टाइप के होते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। इन तीनों टाइप के नर्वस सिस्टम के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले हमने हमारे लास्ट सेशन में देखा कि जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है उसमें 2 इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स कौन से होते हैं। पहला होता है ब्रेन और दूसरा होता है स्पाइनल कॉर्ड। दोनों के बाहर 3 प्रोटेक्टिव लेयर्स प्रेजेंट होती हैं, जिसका शॉर्ट फॉर्म हमने पढ़ा था डैप। डैप यानी क्या होता है, सबसे आउटर प्रोटेक्टिव कवरिंग, जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जिसको हम ड्यूरा मैटर। फिर सेकंड मिडल लेयर आती है जिसको हम बोलते हैं एरेक्नॉइड मैटर, और थर्ड लेयर आती है जिसको हम बोलते हैं पिया मैटर। तो ये तीनों के तीनों लेयर्स जो हैं ये हमारे स्पाइनल कॉर्ड और हमारे ब्रेन, इन दोनों के बाहर प्रोटेक्टिव कवरिंग बनाती है। हमने बहुत अच्छे से समझने की कोशिश की थी कि कैसे ये लेयर्स प्रेजेंट होती हैं, इनके बीच में सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड कैसे प्रेजेंट होता है। हमने CSF के सारे फंक्शंस को अच्छे से समझा कि सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड क्यों इंपॉर्टेंट है, कहाँ से आता है, कोरोइड प्लेक्सस क्या होता है, और हमने प्रीवियस सेशंस में अच्छे से समझ लिया है कि वाइट मैटर मतलब क्या और ग्रे मैटर मतलब क्या। वाइट मैटर मतलब क्या होता है, न्यूरॉन का माइलिनेटेड वाला पार्ट, मतलब हमारा जो न्यूरॉन है, न्यूरॉन के 2 पार्ट्स होते हैं, एक सेल बॉडी होती है और एक एक्सॉन होता है। तो जो एक्सॉन वाला पार्ट होता है जिसके बाहर माइलिनेटेड शीट होती है, वो माइलिनेटेड शीट वाइट कलर की होती है, इसीलिए उस पार्ट को हम बोलते हैं वाइट मैटर। और जो सेल बॉडी वाला पार्ट होता है उस पार्ट को हम बोलते हैं ग्रे मैटर। तो चलिए आज के सेशन के साथ स्टार्ट करते हैं। अगर आपने अब तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर दो, और जितना हो सके उतना लोगों को ज्ञान लैब चैनल के बारे में बता दो ताकि उनका भी रिवीजन हो जाए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमको यहाँ पर क्या बताया गया है, यहाँ पर आपको एक बॉक्स दिया गया है और उस बॉक्स में आपको क्या बताया गया है, कैन यू रिकॉल, मतलब आपको पूरा नर्वस सिस्टम, ह्यूमन नर्वस सिस्टम का फ्लो चार्ट दिया गया है। सबसे पहले क्या बोला गया है कि नर्वस सिस्टम के 3 अलग अलग टाइप्स हैं, CNS, PNS एंड ANS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम। तीनों को हम डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले हमको देखना है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के 2 इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आते हैं क्रेनियल नर्व्स एंड स्पाइनल नर्व्स, और ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम में आते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। फिर उसके बाद आता है आपका ब्रेन, जो मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम का मेन पार्ट है। देखो इस पार्ट को मैं फोकस करके बता रही हूँ, ब्रेन वाला पार्ट देखो, क्योंकि हम सबसे पहले ब्रेन के बारे में पढ़ने वाले हैं, और ब्रेन के बारे में पढ़ते पढ़ते फिर हम स्पाइनल कॉर्ड के बारे में पढ़ेंगे। तो ब्रेन के बारे में हमको क्या बताया गया है, ब्रेन के 3 पार्ट्स होते हैं। हमारा जो ब्रेन है, हमारे ब्रेन के 3 पार्ट्स हैं। सबसे पहला है फोर ब्रेन, यानी कि ऊपर वाला पार्ट, फिर आता है आपका मिड ब्रेन, मतलब थोड़ा नीचे का पार्ट, और फिर आता है आपका हिंड ब्रेन, छोटा मेंदू जिसको आप बोलते हो, सबसे नीचे वाला पार्ट। ठीक है, मैं इमेज की मदद से, डायग्राम की मदद से आपको ये तीनों पार्ट्स अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी, बस आप शांति बनाए रखो, पेशेंस रखो। तो ब्रेन के 3 मेन पार्ट्स कौन से हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन के 3 पार्ट्स हैं। फोर ब्रेन के कितने पार्ट्स हैं, यहाँ पर आपको 2 ही पार्ट्स बताए गए हैं। यहाँ पर हमको नाम दिया गया है सेरिब्रम एंड डायनसेफेलॉन, लेकिन आपको 3 पार्ट्स थ्योरी में दिए गए हैं कि आपका जो फोर ब्रेन होता है उसके 3 पार्ट्स होते हैं। जो पहला पार्ट होता है जहाँ पर ऑल्फैक्टरी लोब्स प्रेजेंट होते हैं, मतलब जहाँ पर आपके स्मेलिंग वाले नर्व्स प्रेजेंट है, वो भी फोर ब्रेन रीजन में ही प्रेजेंट होता है, लेकिन वो इतना कम है कि उसको निग्लेक्ट कर दिया गया है, मतलब उसका ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं बताया गया है, बट इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, उस पर हम बाद में आएंगे। तो देखो फोर ब्रेन के 3 पार्ट्स हैं, ऑल्फैक्टरी लोब्स, फिर आता है आपका सेरिब्रम, और फिर आता है आपका डायनसेफेलॉन। तो हम सेरिब्रम और डायनसेफेलॉन के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। फिर आपका आता है मिड ब्रेन। मिड ब्रेन जो एकदम छोटा सा है, आपका पूरा फोर ब्रेन खत्म होने के बाद यहाँ पे मिड ब्रेन बचता है, दोनों साइड, मतलब आधा मिड ब्रेन यहाँ पर, आधा मिड ब्रेन यहाँ पर। तो ये दोनों मिलाकर आपका मिड ब्रेन बनाते हैं, और इस मिड ब्रेन के नीचे आपका यहाँ पर छोटा सा हिंड ब्रेन रहता है, यहाँ पर ऐसे छोटा सा हिंड ब्रेन रहता है, और हिंड ब्रेन के नीचे आपकी स्पाइनल कॉर्ड होती है। ठीक है, तो मिड ब्रेन में क्या होते हैं, कौन से नर्व्स अटैच्ड होते हैं, ऑप्टिक लोब्स एंड ऑप्टिक चियाज्मा, मतलब आईज, विजन वाले नर्व्स होते हैं। और आपके हिंड ब्रेन में जो आपका सबसे छोटा मेंदू होता है, वहाँ पर 3 इंपॉर्टेंट पार्ट्स कौन से होते हैं, सेरिबेल्लम, ये जो साइड का ब्रेन होता है उसको हम बोलते हैं सेरिबेल्लम, फिर आता है आपका पॉन्स विरोली, और फिर आपका आता है मेडुला ऑब्लोंगेटा। तो ये तीनों के तीनों पार्ट आपके हिंड ब्रेन के पार्ट्स हैं। तो चलिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं फोर ब्रेन के बारे में, इंट्रोडक्शन में क्या दिया गया है हमें। ओके, इंट्रोडक्शन स्टार्ट करने से पहले
ह्यूमन ब्रेन का इंट्रोडक्शन स्टार्ट करने से पहले आपके टेक्स्ट बुक में कैन यू रिकॉल का बॉक्स दिया गया है। वैसे तो इसका लेबलिंग आपको खुद करना है, लेकिन आपकी हेल्प हो जाए इसीलिए मैं आपके लिए ऑलरेडी लेबल्ड डायग्राम्स लेकर आई हूँ। तो आपके टेक्स्ट बुक में जो डायग्राम है और ये डायग्राम दोनों सेम है, लेकिन टेक्स्ट बुक के डायग्राम में लेबल नहीं किया गया है। यहाँ पर मैंने आपको लेबलिंग्स करके बताई है। तो ये सारी लेबलिंग्स, वीडियो को पॉज करो और टेक्स्ट बुक में ये सारी लेबलिंग्स लिख कर ले लो, क्योंकि एग्जाम में ये पूछने आ सकता है। डायग्राम देंगे और लेबल दे देंगे और बोलेंगे कि इस पार्ट का नाम बताओ, ठीक है। ओके, तो अब पढ़ते हैं ह्यूमन ब्रेन का इंट्रोडक्शन। तो देखो इंट्रोडक्शन में हमको क्या बताया गया है, द स्टडी ऑफ ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द ब्रेन इज कॉल्ड एन्सेफेलोलॉजी। देखो, जब हम स्किन के बारे में पढ़ते हैं तो उसको हम बोलते हैं डर्मेटोलॉजी, जब हम टीथ के बारे में पढ़ते हैं तो उसको हम बोलते हैं डेंटल स्टडीज, जब हम ब्रेन के बारे में पढ़ते हैं तो न्यूरोलॉजी। तो उसी तरीके से यहाँ पर ब्रेन के अलग अलग एस्पेक्ट्स के बारे में जब आप पढ़ते हो, मतलब जब आप नर्व सेल्स के बारे में पढ़ते हो तो उसको न्यूरोलॉजी बोलते हैं, और जब उन नर्व सेल्स का कलेक्शन आप पूरे के पूरे ब्रेन के बारे में जब आप पढ़ते हो तो उस स्टडी को हम बोलते हैं एन्सेफेलोलॉजी। क्या बोलते हैं उस स्टडी को हम? एन्सेफेलोलॉजी। ओके, सो द स्टडी ऑफ ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द ब्रेन इज कॉल्ड एन्सेफेलोलॉजी। द ब्रेन कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। हमने 3 पार्ट्स कौन से देखे ब्रेन के? फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन, मतलब बड़ा मेंदू, फिर बीच का और फिर सबसे छोटा वाला। ओके, ऑल राइट। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन फोर ब्रेन का। मैंने आपको क्या बताया? देखो, मेन ब्रेन के 3 पार्ट्स हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन, और इसमें से जो फोर ब्रेन है उसके भी 3 पार्ट्स हैं। फोर ब्रेन के 3 पार्ट्स कौन से हैं? ध्यान से देखो, फोर ब्रेन के 3 पार्ट्स कौन से हैं? सबसे पहले है ऑल्फैक्टरी लोब्स। क्या आता है सबसे पहले? ऑल्फैक्टरी लोब्स यानी स्मेलिंग वाले नर्व्स। फिर आपका आता है टेलेनसेफलॉन। क्या आता है आपका? टेलेनसेफलॉन, जिसको हम बोलते हैं सेरिब्रम। इसको हम क्या बोलते हैं? सेरिब्रम। ओके, और फिर आपका आता है डायनसेफलॉन। क्या आता है फिर आपका? डायनसेफलॉन, जिसको हम बोलते हैं, स्पेलिंग राइट है ना? हाँ, फिर आपका आता है डायनसेफलॉन, जिसके अंदर आते हैं आपके थैलेमस, हाइपोथैलेमस, एपिथैलेमस। इसके अंदर 3 टाइप्स आते हैं। पहले आता है एपिथैलेमस या हाइपोथैलेमस, फिर आपका आता है हाइपोथैलेमस सेकंड, और इसके बाद आपका थर्ड पार्ट आता है थैलेमस। ये तीनों के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये आपका फोर ब्रेन का पार्ट है। ब्रेन के 3 पार्ट्स हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन, और उसमें से हम फोर ब्रेन का पार्ट देख रहे हैं। फोर ब्रेन के 3 फर्दर एक्सटेंशंस हैं, जिसमें आते हैं ऑल्फैक्टरी लोब्स, टीलेनसेफलॉन एंड डायनसेफलॉन, ठीक है। तो टीलेनसेफलॉन एंड डायनसेफलॉन के बारे में हमको डिटेल में बताया गया है। तो चलिए देखते हैं आगे क्या बताया गया है। फोर ब्रेन का इंट्रोडक्शन क्या दिया गया है? फोर ब्रेन कंसिस्ट ऑफ ऑल्फैक्टरी लोब्स, सेरिब्रम एंड डायनसेफलॉन। मतलब हमारे फोर ब्रेन में 3 इंपॉर्टेंट पार्ट्स कौन से हैं? ऑल्फैक्टरी लोब्स, टीलेनसेफलॉन एंड डायनसेफलॉन। टीलेनसेफलॉन के अंदर आता है आपका सेरिब्रम। ओके, ऑल राइट। तो सबसे पहले देखो ऑल्फैक्टरी लोब्स के बारे में क्या बताया गया है। These are highly reduced in human brain and covered by cerebrum from all sides except ventral। मतलब ये जो आपके olfactory lobes प्रेजेंट होते हैं, ये olfactory lobes ह्यूमन में बहुत कम है। मतलब हम इतना ज़्यादा स्मेल नहीं कर सकते हैं जितना ज़्यादा एनिमल्स कर सकते हैं। डॉग्स वगैरह आपने देखा होगा कि उनके अंदर स्मेलिंग सेंसेशन बहुत ज़्यादा होता है, तो ह्यूमंस में स्मेल करने की कैपेसिटी इतनी ज़्यादा नहीं है। इसीलिए क्या बोला गया है कि these are highly reduced in animals, in humans, these are highly reduced in humans। तो ऑल्फैक्टरी लोब्स ह्यूमंस में रिड्यूस्ड होते हैं। क्या होते हैं? ऑल्फैक्टरी लोब्स ह्यूमंस में रिड्यूस्ड होते हैं। देखो ऑल्फैक्टरी लोब्स कैसे दिखाई देते हैं, यहाँ पर देखो इस डायग्राम में आपको दिखाया जा रहा है कि ऑल्फैक्टरी लोब्स किस तरीके से हमारे सेरिब्रम के नीचे की तरफ प्रेजेंट है। वो ऑल्फैक्टरी बल्ब जो आपको दिखाई दे रहा है, वो बल्ब रिस्पॉन्सिबल है स्मेलिंग सेंसेशन के लिए। मतलब जब भी कोई पर्टिकुलर फूड आपके सामने रखा जाता है और उसमें से जो वेपर्स निकलती हैं, वो वेपर्स जैसे ही हमारे नोज के अंदर एंटर करती हैं तो उसके स्मेल को डिटेक्ट करने के लिए ऑल्फैक्टरी बल्ब एक्टिवेट हो जाता है। और ये ऑल्फैक्टरी बल्ब ह्यूमंस में बहुत कम अमाउंट में प्रेजेंट है, क्योंकि पूरा का पूरा पार्ट सेरिब्रम से कवर हो गया है। सिर्फ ये लास्ट में जो नोज वाला रीजन है वहां का ऑल्फैक्टरी बल्ब प्रेजेंट है और एक्टिवेटेड है। ओके, सो ईच लोब कंसिस्ट ऑफ अ ऑल्फैक्टरी पेड्यूंकल एंड ऑल्फैक्टरी लोब।
क्या बोला गया है, सॉरी ऑल्फैक्टरी बल्ब, क्या बोला गया है हमको इधर पे कि आपके पूरे के पूरे ब्रेन में जितने भी ऑल्फैक्टरी बल्ब्स थे वो सारे के सारे बल्ब सेरिब्रम की वजह से कवर हो चुके हैं, लेकिन वेंट्रल साइड में, वेंट्रल यानी आगे की तरफ जो ऑल्फैक्टरी बल्ब प्रेजेंट है वो ऑल्फैक्टरी बल्ब अवेलेबल है और जिसकी मदद से हम स्मेलिंग सेंसेशन आसानी से कर पाते हैं। तो ये था आपके फोर ब्रेन का फर्स्ट पार्ट, दैट इज ऑल्फैक्टरी बल्ब्स। तो हमने ऑल्फैक्टरी बल्ब समझ लिया, अब हम बढ़ते हैं सेरिब्रम की तरफ। तो चलिए सेरिब्रम के बारे में समझते हैं। देखो अभी एक चीज़ याद रखो, आप लोग अलग अलग वीडियोस यूट्यूब पर देखोगे तो कहीं पर ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दी होगी, कहीं पर कम इन्फॉर्मेशन दी होगी। मैं आपको उतनी ही इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ जितनी आपको बोर्ड एग्जाम्स पास करने के लिए और नीट एग्जाम क्रैक करने के लिए इंपॉर्टेंट है। आप अगर ऐसा सोचोगे कि 12वीं का कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पढ़ के आप न्यूरोलॉजिस्ट बन जाओ, ओके, आप ब्रेन सर्जन बन जाओ, तो ये गलत फहमी है। आपको आगे जाके मेडिकल स्टडीज़ में डिटेल सब्जेक्ट होगा ब्रेन के ऊपर, न्यूरल एनाटॉमी, तो उसमें आप वैसे भी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट स्टडी करने वाले हैं। तो अभी अपने आप को इतना ज़्यादा स्ट्रेस में मत डालो। आपके लिए फिजिक्स और केमिस्ट्री भी इंपॉर्टेंट है जो नीट देना चाहते हैं, और कुछ बच्चे ये वीडियो सिर्फ एक बोर्ड्स के लिए पढ़ना चाहते हैं। तो मैं दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखते हुए मैं आपको उतनी ही इन्फॉर्मेशन बताऊंगी। एक तो मैं ऑलरेडी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देती हूँ, तो उससे भी ज़्यादा अगर इन्फॉर्मेशन आप सुनोगे तो आपके लिए वो हानिकारक हो जाएगा, ओके, बिकॉज इनकम्प्लीट नॉलेज इज ऑलवेज डेंजरस। तो मैं आपको उतनी ही नॉलेज देती हूँ जितनी आपके लिए डेंजरस ना हो, जिससे आप बोर्ड्स आसानी से पास कर सको, आपका बेस क्लियर हो जाए और आप नीट क्रैक कर सको। ठीक है, तो चलो अब आगे बढ़ते हैं हम सेरिब्रम की तरफ। स्ट्रेस नहीं लेना इस चैप्टर का, हो जाएगा ये आराम से। ठीक है, तो अब देखो सेरिब्रम में क्या बताया गया है। इट इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। सेरिब्रम जो है आपके ब्रेन का 85% पार्ट कवर करता है। सो इट इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन मेकिंग अप अबाउट 85% ऑफ टोटल ब्रेन। क्या बोला गया है हमको इधर पे कि आपका जो सेरिब्रम है, टोटल ब्रेन में से कितना पार्ट सेरिब्रम ने ऑक्यूपाई किया हुआ है, 85% वाला पार्ट। ओके, चलो मैं आपको डायग्राम ड्रॉ करके दिखाती हूँ। ऑल राइट, तो आपके सामने थ्योरी भी डिस्प्लेड है, मैंने अपना डायग्राम भी ड्रॉ किया है और मैं आपको बीच में दूसरा डायग्राम भी, पिक्चर जो है इमेज, वो भी दिखा दूंगी, तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले थ्योरी का पॉइंट देख लेते हैं। थ्योरी के पॉइंट में हमको सेरिब्रम में क्या बताया गया है कि आपके ब्रेन का 85% जो पार्ट है वो किसने ऑक्यूपाई करके रखा है, सेरिब्रम ने ऑक्यूपाई करके रखा है। देखो ये आपका सेरिब्रम है, ये पूरा का पूरा जो ब्लैक कलर का पार्ट दिखाई दे रहा है ये आपका सेरिब्रम है और ये सबसे ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, यानी 85% इसने एरिया कवर करके रखा है। इट इज डिवाइडेड इनटू लेफ्ट एंड राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर बाय अ मीन्स ऑफ डीप, मीडियन, लॉन्ग फिजर। आपके टेक्स्ट बुक में ये जो फिजर वर्ड आया है, प्लीज उस वर्ड को अंडरलाइन करो। देखो फिजर मतलब क्या होता है, फिजर मतलब कनेक्टर। फिजर मतलब क्या होता है, कनेक्टर, जो दो अलग अलग पार्ट्स को कनेक्ट करने का काम करता है। मतलब ऐसा इमेजिन करो कि ये आपके ब्रेन के दो पार्ट्स हैं, ये ब्रेन का हाफ पार्ट है और ये ब्रेन का हाफ पार्ट है। इन दोनों पार्ट को कनेक्ट करने के लिए मैं इस मार्कर की मदद ले रही हूँ। किसकी मदद ले रही हूँ, मैं इस मार्कर की मदद ले रही हूँ। तो ये जो मार्कर है, ये मार्कर आपका फिजर का काम कर रहा है। फिजर यानी कि ये दो पार्ट्स को कनेक्ट करने का काम कर रहा है। क्या कर रहा है, ये दो अलग अलग पार्ट्स को कनेक्ट करने का काम कर रहा है। ठीक है, तो इसी तरीके से ये जो स्ट्रक्चर है ये ब्रेन का लेटरल स्ट्रक्चर है। मतलब ऐसा इमेजिन करो कि ऐसी मैं खड़ी हूँ और मैंने अपने ब्रेन को यहाँ बीच में से कट किया, ऐसे मैंने बीच में से कट किया, तो ये पार्ट निकालने के बाद ब्रेन अंदर से इस तरफ से कैसा दिखाई देगा। जब मैं ब्रेन को ऐसा कट कर दूंगी तो ऐसा कट करने के बाद मेरा ब्रेन कैसा दिखाई देगा, ये उसका इमेज है। तो सबसे पहले ऊपर की तरफ सेरिब्रम दिखाई देगा, फिर सेरिब्रम के नीचे ऐसे सेरिब्रम दिखाई देगा और सेरिब्रम के नीचे एक लेयर दिखाई देगी। ये लेयर जो है ये सेरिब्रम के एक पार्ट को सेरिब्रम के दूसरे पार्ट से कनेक्ट करती है। मतलब ये एक सेरिब्रम है और ये एक सेरिब्रम है। ठीक है, इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए ये मार्कर प्रेजेंट है। तो ठीक इसी तरीके से जब मैं इसको कट करूंगी, जब मैं अपने ब्रेन को बीच में से कट करूंगी, तो ये जो बीच का कनेक्टर है ये भी बीच में से हाफ हो जाएगा। तो ये देखो, ये सेरिब्रम है और ये कनेक्टर है, तो ये बीच में से कट हो गया। तो ये जो ब्लू कलर का मैंने बनाया है, इस ब्लू कलर के कनेक्टर को हम बोलते हैं डीप लॉन्ग फिजर। फिजर यानी कि कनेक्टर। ओके, ये बहुत सारे नर्व फाइबर्स से मिलकर बनता है और इस फिजर का नाम है कॉर्पस कलोजम। क्या नाम है, स्पेलिंग देख लेते हैं। इस फिजर का नाम क्या है, कॉर्पस कोलोजम। ओके, तो ये कॉर्पस कोलोजम बहुत सारे नर्व फाइबर्स से मिलकर बनता है जो दोनों ब्रेन के पार्ट्स को कनेक्ट करके रखता है। ओके, ऑल राइट। The two hemispheres internally connected to each other by a thick band of nerve fibers called corpus callosum। तो आपके ब्रेन का ये पार्ट, आधा ये पार्ट और आधा ये पार्ट, दोनों को कनेक्ट करने के लिए बीच में जो नर्व फाइबर प्रेजेंट है, बंडल ऑफ नर्व फाइबर्स, उस बंडल ऑफ नर्व फाइबर्स को हम बोलते हैं कॉर्पस कलोजम।
ओके अब आगे देखो, आगे क्या बताया गया है, द आउटर सरफेस ऑफ सेरिब्रम इज कॉल्ड सेरिब्रल कॉर्टेक्स। इसका मतलब क्या, ये देखो, ये जो आपका सेरिब्रम है, ध्यान से देखना, मैं आपको बताने जा रही हूँ, मैं ये लेबलिंग ज़रा रब कर देती हूँ। हाँ ओके ये देखो, ये जो आपका आउटर पार्ट है सेरिब्रम का, जो बाहर का रीजन है, इसको हम बोलते हैं कॉर्टिकल रीजन, कॉर्टेक्स रीजन बोलते हैं इसको, हम क्या बोलते हैं, कॉर्टेक्स रीजन। और जो मिडल पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं मेड्यूला रीजन, इसको हम क्या बोलते हैं, मेड्यूला रीजन। तो सेरिब्रम का बाहर का जो पार्ट है वो मेड्यूला सेरिब्रल कॉर्टेक्स हुआ, और जो सेरिब्रम का मिडल पार्ट है, मतलब ब्रेन का बीच वाला जो पार्ट है, इसको बोलते हैं सेरिब्रल मेड्यूला। ये हो गया सेरिब्रल कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स मतलब बाहर का पार्ट और मेड्यूला मतलब अंदर का पार्ट। तो बाहर है कॉर्टेक्स और अंदर है मेड्यूला। अब ध्यान से सुनना मैं क्या बताने जा रही हूँ। हमने न्यूरॉन्स के बारे में पढ़ा था, तो न्यूरॉन्स का स्ट्रक्चर कैसा देखा था हमने, ऐसे कुछ होता है, यहाँ पर निसल्स ग्रैन्यूल्स होते हैं, जिसके वजह से ये न्यूरॉन डार्क कलर का दिखाई देता है। और ये जो बाकी का एक्सॉन वाला पार्ट है, यहाँ माइलिनेटेड शीट होती है, जिसके वजह से ये व्हाइट कलर का दिखाई देता है। तो न्यूरॉन का जो सेल बॉडी है, ये पार्ट, इसको हम सेल बॉडी बोलते हैं। तो न्यूरॉन का जो सेल बॉडी होता है ये ग्रे कलर का होता है, और जो उसका एक्सॉन वाला पार्ट होता है वो व्हाइट कलर का होता है। तो हमारा जो ब्रेन है, हमारे ब्रेन में ढेर सारे न्यूरॉन्स प्रेजेंट है, बिलियंस एंड मिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स आर प्रेजेंट। लेकिन वो न्यूरॉन्स किस तरीके से प्रेजेंट है, यहाँ पर न्यूरॉन का सेल बॉडी है, यहाँ पर एक्सॉन है, यहाँ पर सेल बॉडी है, यहाँ पर एक्सॉन है, यहाँ पर सेल बॉडी है, यहाँ एक्सॉन, यहाँ पर सेल बॉडी है, फिर एक्सॉन नीचे की तरफ। मतलब सेल बॉडी ऊपर की तरफ है और एक्सॉन नीचे की तरफ है, सेल बॉडी ऊपर की तरफ है, एक्सॉन नीचे की तरफ है। तो अगर आप इस पार्ट को भूल जाओ और इसको ध्यान से देखो, तो कॉर्टेक्स वाले रीजन में सिर्फ सेल बॉडी आ रही है, कॉर्टेक्स वाले रीजन में सेल बॉडी आ रही है। और जो नीचे का एक्सॉन वाला पार्ट है, देखो ये कॉर्पस कलोजम में रब कर देती हूँ, तो नीचे का जो एक्सॉन वाला पार्ट है, वो एक्सॉन वाला पार्ट कहाँ पर एक्सटेंड हो रहा है, मेड्यूला रीजन में। देखो यहाँ पर सेल बॉडी है और इसका एक्सॉन इधर है, यहाँ पर सेल बॉडी है और इसका एक्सॉन इधर है, यहाँ जो सेल बॉडी होगी उसका एक्सॉन ऐसे आएगा, यहाँ पर सेल बॉडी होगी उसका एक्सॉन ऐसे आएगा। तो हमारे न्यूरॉन का जो सेल बॉडी वाला पार्ट है वो सेरिब्रम में है, और उसका जो एक्सॉन वाला पार्ट है वो मेड्यूला रीजन में है। तो कॉर्टेक्स रीजन कैसे दिखाई देता है, कॉर्टेक्स रीजन ग्रे कलर का दिखाई देता है। कॉर्टेक्स रीजन कैसा दिखाई देता है, ग्रे कलर का दिखाई देता है। ओके देखो, हमको यहाँ पर यही बताया गया है कि आपका जो कॉर्टेक्स रीजन होता है, स्पेलिंग देख लेना ग्रे की, GREY। तो कॉर्टेक्स रीजन हमको कैसा दिखाई दे रहा है, ग्रे कलर का दिखाई दे रहा है। और मेड्यूला रीजन में सारा का सारा एक्सॉन का पार्ट है। और हमने पहले ही पढ़ा है कि एक्सॉन के बाहर जो माइलिन शीट होती है, जो मेड्यूलेटेड फाइबर्स होते हैं, वो मेड्यूलेटेड फाइबर्स फैटी टिश्यू से बनते हैं, जो व्हाइट कलर के होते हैं। इसीलिए न्यूरॉन का जो एक्सॉन वाला पार्ट होता है, ये एक्सॉन व्हाइट कलर का दिखाई देता है। तो सेरिब्रल मेड्यूला कैसे कलर का दिखाई देगा, व्हाइट कलर का दिखाई देगा। और सेरिब्रल कॉर्टेक्स कैसा दिखाई देगा, ग्रे कलर का दिखाई देगा। ठीक है, और इसका ही अपोजिट होता है स्पाइनल कॉर्ड में, इसका ही अपोजिट स्ट्रक्चर होता है स्पाइनल कॉर्ड में। स्पाइनल कॉर्ड का स्ट्रक्चर कैसा होता है, समझो ऐसा, समझो आपने स्पाइनल कॉर्ड लिया, स्पाइनल कॉर्ड को ऐसे कट किया, ये आपका समझो ऐसा स्पाइनल कॉर्ड का ट्यूब है, ये ऐसा स्पाइनल कॉर्ड का ट्यूब है। इसको अगर मैं ऐसे कट करूं, ऐसे खड़ा लंबा कट करूं, तो मुझे कैसा स्ट्रक्चर दिखाई देगा, ऐसे स्पाइनल कॉर्ड का आउटर लेयर और ये उसका अंदर का लेयर। ठीक है, तो स्पाइनल कॉर्ड में क्या होता है, स्पाइनल कॉर्ड में अंदर की तरफ डार्क न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं, अंदर की तरफ न्यूरॉन्स का हेड प्रेजेंट होता है, और न्यूरॉन्स का जो एक्सॉन वाला पार्ट है वो बाहर की तरफ प्रेजेंट होता है। ओके, स्पाइनल कॉर्ड, क्योंकि बाहर प्रोटेक्टिव लेयर्स है। ओके, तो स्पाइनल कॉर्ड के न्यूरॉन्स जो है, न्यूरॉन्स की सेल बॉडी अंदर है, तो स्पाइनल कॉर्ड का अंदर का पार्ट ग्रे कलर का दिखाई देता है, और स्पाइनल कॉर्ड का बाहर का पार्ट व्हाइट कलर का दिखाई देता है। तो जो जैसा ब्रेन का स्ट्रक्चर है उसका अपोजिट स्पाइनल कॉर्ड का है। ओके, ब्रेन में कॉर्टेक्स वाला रीजन ग्रे कलर का है और मेड्यूला वाला रीजन व्हाइट कलर का है, लेकिन स्पाइनल कॉर्ड में मेड्यूला वाला रीजन ग्रे कलर का है और कॉर्टेक्स वाला रीजन व्हाइट कलर का है, अपोजिट। देखो, आई होप आपको ये ग्रे और व्हाइट मैटर समझ में आया होगा। जहाँ पर न्यूरॉन का सेल बॉडी प्रेजेंट होगा वो पार्ट ग्रे होगा, और जहाँ पर न्यूरॉन का एक्सॉन प्रेजेंट होगा वो पार्ट व्हाइट कलर का दिखाई देगा। ठीक है, मैं इसके बारे में पहले भी आपको काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, तो अब आगे बढ़ते हैं थ्योरी में। ऑल राइट, सो द आउटर सरफेस ऑफ द सेरिब्रम इज कॉल्ड सेरिब्रल कॉर्टेक्स। सेरिब्रम के बाहर के सरफेस को हम बोलते हैं सेरिब्रल कॉर्टेक्स, वाइल द डीप इनर पार्ट इज कॉल्ड सेरिब्रल मेड्यूला, और इनर पार्ट को हम बोलते हैं सेरिब्रल मेड्यूला। द सेरिब्रल कॉर्टेक्स हैज आउटर थिन रीजन कंपोज्ड ऑफ ग्रे मैटर। सेरिब्रल कॉर्टेक्स का जो रीजन है, ये सेरिब्रल कॉर्टेक्स का रीजन कैसा दिखाई देता है, ग्रे मैटर, क्योंकि यहाँ पर न्यूरॉन्स के सेल बॉडी प्रेजेंट है।
एंड द इनर मेड्यूला इज कंपोज्ड ऑफ वाइट मैटर, क्योंकि यहाँ पर न्यूरॉन्स के सारे एक्सॉन वाली शीट है। देखो एक दो एक्सॉन सेरिब्रम में भी प्रेजेंट होगी तो उससे वो वाइट नहीं हो जाएगा। एक दो अगर एक्सॉन, समझो यहाँ पर ऐसे एक दो सेल बॉडी प्रेजेंट है, तो ये एक दो न्यूरॉन की वजह से पूरा का पूरा कॉर्टेक्स वाइट कलर का नहीं होगा, थोड़ा सा वाइट पैचेस दिखाई देंगे, लेकिन मेजॉरिटी किसकी है, मेजॉरिटी सेल बॉडी की है, इसीलिए पूरा का पूरा सेरिब्रम कैसा दिखाई देता है, ग्रे कलर का दिखाई देता है। ओके ऑल राइट, इतना समझ में आया आपको? पक्का? आगे बढ़ते हैं। The surface of each cerebral hemisphere is greatly folded by many convolutions or gyri and grooves called sulci। मतलब हमको क्या बोला गया है कि आपका ये जो सेरिब्रल हेमिस्फीयर है, हेमिस्फीयर मतलब आधा पार्ट, ये आधा पार्ट और ये आधा पार्ट दोनों मिला के पूरा ब्रेन बनता है, ठीक है। तो ये हेमिस्फीयर है, हेमिस्फीयर मतलब मैंने ब्रेन को कट किया है, तो आधा पार्ट हम देख रहे हैं। तो क्या बोला गया है हमको इधर पे, द सर्फेस ऑफ ईच सेरिब्रल हेमिस्फीयर इज ग्रेटली फोल्डेड। ये हेमिस्फीयर कैसा दिखाई गया है, फोल्डेड दिखाया गया है। फोल्डेड यानी कि क्या होता है, इमेजिन करो कि ये मेरे माइक का वायर है, जो माइक मैंने लगाया है ये उसका वायर है। अगर मैं इस वायर को ऐसे लंबा लंबा अरेंज करूँ तो इसको अरेंज करने के लिए कितनी ज़्यादा जगह लगेगी। हमने डीएनए वाले चैप्टर में पढ़ा था कि डीएनए को क्यों पैकेज करना इंपॉर्टेंट होता है। एक सेल में 2 मीटर लंबा डीएनए है और सेल इतना सा है, इतने से सेल में इतना लंबा डीएनए अरेंज करना है, तो हम उसको क्या करते हैं, उसको फोल्ड कर देते हैं। क्या कर देते हैं हम, उस डीएनए को फोल्ड कर देते हैं। तो जितना ज़्यादा फोल्डिंग करोगे उतना ज़्यादा आपको डीएनए फाइबर फिट हो जाएगा। तो ठीक उसी तरीके से हमको इधर क्या बताया गया है कि आपका ये जो सेरिब्रल हेमिस्फीयर के नर्व फाइबर्स होते हैं, देखो बहुत सारे नर्व फाइबर्स एक साथ आकर ब्रेन बनता है, बहुत सारे नर्व फाइबर्स आकर एक साथ ब्रेन बनता है। तो ये जब नर्व फाइबर्स आपस में फोल्ड हो जाते हैं, ये जब नर्व फाइबर्स आपस में फोल्ड हो जाते हैं, तो फोल्ड हो जाने की वजह से क्या होता है, कम जगह में ज़्यादा नर्व्स आएंगे, कम जगह में ज़्यादा नर्व्स आएंगे। देखो इतना सारा वायर एक साथ इतनी सी जगह में आ गया, और अगर मैं इसको फैलाऊं तो देखो कितना ज़्यादा जगह लगेगा। तो जब भी आप किसी भी फाइबर की फोल्डिंग करते हो तो कम जगह में ज़्यादा फाइबर आ जाता है। तो देखो आगे थियोरी में हमको क्या बताया गया है, द सर्फेस ऑफ ईच सेरिब्रल हेमिस्फीयर इज ग्रेटली फोल्डेड बाय मैनी कन्वर्जन्स। तो यहाँ पर आपको ऐसे बहुत सारी फोल्डिंग, ब्रेन हमको ऐसा ही देखने को मिलता है ना, ऐसा ऐसा मैगी नूडल्स जैसा। ये क्यों ऐसा देखने को मिलता है, क्योंकि सारे के सारे नर्व फाइबर्स आपस में फोल्ड हो जाते हैं और उन फोल्ड्स को हम बोलते हैं गायराए या सल्काए। फोल्डिंग्स को नाम क्या दिया गया है, कॉन्वोल्यूशंस। ये जो कॉन्वोल्यूशंस हैं इनको हम बोलते हैं गायराए या सल्काए। ओके, दीज ग्रेटली इंक्रीज टोटल सरफेस एरिया फॉर अकोमोडेशन ऑफ द वास्ट नंबर ऑफ नर्व सेल्स। तो इसके वजह से क्या होता है, जब आप किसी भी चीज़ को फोल्ड करते हो तो उससे अकोमोडेशन बढ़ जाता है। अकोमोडेशन यानी कि रहने की जगह, तो ज़्यादा से ज़्यादा न्यूरॉन्स इतनी सी जगह पे फिट हो जाएंगे। तो क्या बोला गया है, दिस इंक्रीजेज द टोटल सरफेस एरिया फॉर द अकोमोडेशन। अकोमोडेशन मतलब फॉर द एडजस्टमेंट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ नर्व सेल्स। ओके, इतना पार्ट आपको समझ में आया है? पक्का। अब आगे देखते हैं आगे क्या बताया गया है। Each cerebral hemisphere is further divided into 4 main lobes by 3 deep sulci। चलो देखते हैं। ओके, तो देखिए अब आगे हमको क्या बताया गया है। Each cerebral hemisphere is further divided into 4 main lobes by 3 deep sulci। दीज आर, देखो आपका जो ब्रेन है, आपका ब्रेन जो है ये 4 अलग अलग लोब्स में डिवाइडेड है। हमारे ब्रेन के 4 अलग अलग लोब्स देखने को मिलते हैं। जो आगे का पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं फ्रंटल लोब, जो आपका फोरहेड होता है इसको हम बोलते हैं फ्रंटल लोब। फिर ये जो बीच का पार्ट होता है, यहाँ पर जो 2 ऐसे अलग अलग लोब्स प्रेजेंट होते हैं इनको हम बोलते हैं पैराइटल लोब। और फिर यहाँ पर साइड में आता है टेम्परल लोब और सबसे नीचे प्रेजेंट रहता है ऑसिपिटल लोब। ऑसिपिटल लोब के नीचे आपका आता है सेरिबेलम और सेरिबेलम के नीचे आता है आपका हिंड ब्रेन। ठीक है, तो आपके ब्रेन में 4 अलग अलग पार्ट्स हैं, आपके ब्रेन के 4 अलग अलग लोब्स हैं और इन 4 अलग अलग लोब्स को आपस में कनेक्टेड रखने के लिए बीच में सल्कस प्रेजेंट है। सल्कस मतलब क्या होता है, कनेक्टिंग पॉइंट। देखो ये आपका फ्रंटल लोब है, तो ये फ्रंटल लोब और ये 2 पैराइटल लोब के बीच में यहाँ पर एक कनेक्शन प्रेजेंट होगा, यहाँ पर एक कनेक्शन प्रेजेंट होगा। और देखो ये फ्रंटल लोब है, ये पैराइटल लोब्स हैं। पैराइटल लोब के बाद यहाँ नीचे आता है ऑसिपिटल लोब, तो ऑसिपिटल लोब और पैराइटल लोब के बीच में भी एक कनेक्शन प्रेजेंट होगा। और यहाँ साइड में आता है टेम्परल लोब, साइड में क्या आता है, टेम्परल लोब, तो यहाँ पर भी एक कनेक्शन प्रेजेंट होता है। तो टोटल 3 अलग अलग कनेक्शन प्रेजेंट होते हैं, एक आगे की तरफ, एक बीच में, एक यहाँ पर। ठीक है, चलो देखो बताती हूँ मैं आपको एक एक करके डायग्राम की मदद से।
Okay, so there are 4 lobes which are connected with the help of 3 deep sulci. पहला सल्कस हमको कौन सा बताया गया है? सेंट्रल सल्कस। आपको डायग्राम भी देखना है और आपको थ्योरी भी देखनी है। डायग्राम में देखो सेंट्रल सल्कस बहुत अच्छे से लेबल किया गया है। सेंट्रल सल्कस कहाँ पर प्रेजेंट है? आपके फ्रंटल लोब और आपके पैराइटल लोब के बीच में प्रेजेंट है सेंट्रल सल्कस। मतलब वो आगे के पार्ट और ऊपर के पार्ट को कनेक्ट करने वाला पॉइंट है जहाँ पर दोनों का कनेक्शन होता है। सो इट डीमार्केट्स फ्रंटल लोब फ्रॉम द पैराइटल लोब। डीमार्केट करना मतलब सेपरेट करना। मतलब सेंट्रल सल्कस जहाँ पर प्रेजेंट है, देखो ये रीजन, देखो ये वाला जो रीजन है यहाँ पर सेंट्रल सल्कस प्रेजेंट है। तो ये सेंट्रल सल्कस क्या कर रहा है? मेरे फ्रंटल लोब को मेरे पैराइटल लोब से अलग कर रहा है। आप कैसे? जब बैग में बुक डालते हो तो 2 अलग अलग चेन प्रेजेंट होती है, एक जगह पर लॉन्ग बुक्स, एक जगह पर शॉर्ट बुक्स। तो लॉन्ग बुक और शॉर्ट नोटबुक को अलग रखने के लिए बीच का जो पार्ट होता है समझो वो सल्कस है, ठीक है। तो इसी तरीके से हमको इधर पे क्या बताया गया है कि आपके फ्रंटल लोब और आपके पैराइटल लोब के बीच में जो सल्कस प्रेजेंट है उसको हम बोलते हैं सेंट्रल सल्कस। फिर आपका आता है पैराइटो ऑसिपिटल सल्कस। कौन सा आता है? पैराइटो ऑसिपिटल, ये वाला आपके टेक्स्ट डायग्राम में भी देखो लेबल किया गया है पैराइटो ऑसिपिटल सल्कस। इट सेपरेट्स द पैराइटल लोब फ्रॉम ऑसिपिटल लोब। ये सल्कस क्या करता है? आपके पैराइटल लोब और ऑसिपिटल लोब को एक दूसरे से सेपरेट करता है। और लास्ट में आता है आपका लेटरल सल्कस। लास्ट में आपका क्या आता है? लेटरल सल्कस। देखो ये कॉर्पस कलोजम है, ये जो मिडल पार्ट है ना ये आपका कॉर्पस कलोजम, और ये कॉर्पस कलोजम का एकदम डीप वाला पार्ट है। ये जो सेंट्रल सल्कस के आगे जो है ये एकदम डीप वाला पार्ट है, इसको लेबल करके नहीं बताया गया है। तो इसके लिए आप ज़्यादा दिमाग मत अपना यूज़ करो। ऐसा आपका इमेजिन करो कि आपके दोनों पैराइटल लोब एक दूसरे से डायरेक्ट कनेक्टेड होते हैं, वो आपको आगे बताया जाएगा, ठीक है। अभी के लिए 3 सल्कस पढ़ना है आपको। सेंट्रल सल्कस पढ़ना है जो फ्रंटल लोब और पैराइटल लोब को कनेक्ट करता है। पैराइटो ऑसिपिटल सल्कस पढ़ना है जो पैराइटल लोब और ऑसिपिटल लोब को कनेक्ट करता है। और लेटरल सल्कस पढ़ना है जो पैराइटल लोब और टेम्परल लोब को कनेक्ट करता है। मतलब ये जो टेम्परल लोब प्रेजेंट है ना ये ऐसे प्रेजेंट रहता है। ये टेम्परल लोब कैसे प्रेजेंट रहता है? ये फ्रंटल लोब से भी कनेक्टेड होता है, ये फ्रंटल लोब के साथ भी कनेक्टेड रहता है। तो पैराइटल और फ्रंटल दोनों एक दूसरे से चिपक के टेम्परल लोब से कनेक्ट होते हैं। तो इस पॉइंट को हम बोलते हैं लेटरल सल्कस। देखो क्या बताया गया है? द लेटरल और सिल्वियन सल्कस डीमार्केट्स द टेम्परल लोब फ्रॉम फ्रंटल एंड पैराइटल लोब्स। आप डीमार्केट इस वर्ड का मतलब क्या होता है? सेपरेट करना। जैसे मैंने आपको आपके कॉलेज बैग का एग्जांपल दिया, लॉन्ग बुक और शॉर्ट बुक के सेक्शन को अलग रखने के लिए बीच में एक कंपार्टमेंट प्रेजेंट होता है। उसी तरीके से फ्रंटल लोब और पैराइटल लोब से चिपका है टेम्परल लोब। तो टेम्परल लोब को इन दोनों लोब से अलग करने के लिए बीच में सेंट्रल सल्कस प्रेजेंट है। सल्कस मतलब जॉइनिंग पॉइंट, ओके, ऑल राइट। अब आगे देखो क्या बताया गया। Since these 3 sulci are not complete, देखो ये सिर्फ ऊपर ऊपर से देखने में ऐसा लगता है कि अच्छा यहाँ पर फ्रंटल लोब और पैराइटल लोब कनेक्टेड है, यहाँ पर पैराइटल लोब और ऑसिपिटल लोब कनेक्टेड है, लेकिन ये इतना आसान नहीं है जितना आसान ये दिखाई देता है। These are incomplete structures. So since these 3 sulci are not complete, the lobes are not clearly demarcated from each other. और इस वजह से हमको ये लोब्स कंप्लीटली सेपरेट होकर नहीं दिखाई देते हैं कि ये इतना फ्रंटल पार्ट और ये इतना पैराइटल पार्ट, ऐसा नहीं दिखाई देता है। कुछ ना कुछ अंदर से इंटरकनेक्शन होता ही होता है। इतना ज़्यादा आसान नहीं है ब्रेन का स्ट्रक्चर समझना, क्योंकि वो खुद अपने आप में कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है। ओके, सो द लोब्स आर नॉट कंप्लीटली सेपरेटेड, बस ऊपर ऊपर से देखा जाए तो थोड़ा सा सेपरेशन दिखाई देता है। A fifth median lobe called insula or insular cortex is folded deep within the lateral sulcus. देखो हमने 4 लोब्स के बारे में पढ़ा, फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, ऑसिपिटल लोब, टेम्परल लोब, लेकिन और एक लोब प्रेजेंट होता है जो सेंट्रल सल्कस के नीचे प्रेजेंट होता है। यहाँ पर आपका सेंट्रल सल्कस था, इस सेंट्रल सल्कस के नीचे और एक फोल्डिंग प्रेजेंट होती है जिसको हम बोलते हैं इंसुला और इंसुलर कॉर्टेक्स। वो आपका 5th लोब है और वो आपको तभी दिखाई देगा और तभी समझ में आएगा जब आप असली ब्रेन ओपन करके देखोगे, ठीक है। तो उसके लिए टाइम है अभी, पर ये एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखो कि 5th लोब के बारे में भी बताया गया है। अब लास्ट पैराग्राफ क्या है हमारे इंट्रोडक्शन का? द ग्रे मैटर ऑफ सेरिब्रल कॉर्टेक्स मेनली कंसिस्ट ऑफ ऑल द सेल बॉडीज ऑफ बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स। ये एकदम स्टार्टिंग में देना चाहिए था, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि आपके ब्रेन का जो कॉर्टेक्स वाला पार्ट होता है, देखो हमारे ब्रेन का जो कॉर्टेक्स वाला पार्ट होता है, ये जो बाहर वाला पार्ट होता है, इस पार्ट में क्या प्रेजेंट है? न्यूरॉन्स की सेल बॉडी प्रेजेंट है। यहाँ पर न्यूरॉन्स की सेल बॉडी प्रेजेंट है। और जो एक्सॉन वाला पार्ट है वो कहाँ पर है? वो मेड्यूला रीजन में है। देखो ये एक्सॉन वाला पार्ट है जहाँ माइलिन शीट प्रेजेंट होती है। तो एक्सॉन वाला पार्ट मेड्यूला रीजन में है, कॉर्टेक्स वाला पार्ट, सॉरी सेल बॉडी वाला पार्ट, ये सेल बॉडी है न्यूरॉन की,
और ये है एक्सॉन। क्या है ये? एक्सॉन। तो एक्सॉन वाला पार्ट मेड्यूला में प्रेजेंट है, इसीलिए मेड्यूला वाइट कलर का दिखाई देता है। और सेल बॉडी कॉर्टेक्स में प्रेजेंट है, इसीलिए कॉर्टेक्स कैसा दिखाई देता है? ग्रे कलर का दिखाई देता है। ठीक है, तो the gray matter of cerebral cortex consist of cell bodies of billions of neurons along with non-modulated fibers, क्योंकि सेल बॉडी के बाहर कोई फाइबर नहीं होता है। आपका ऐसा जो सेल बॉडी रहता है न्यूरॉन का, इसके बाहर हमने पढ़ा क्या ऐसा कि कोई प्रोटेक्टिव फाइबर होता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं रहता है। सेल बॉडी के बाहर कोई भी प्रोटेक्टिव फाइबर नहीं होती, मतलब ये जो डेंड्रॉन्स हैं, इन डेंड्रॉन्स के बाहर कोई प्रोटेक्टिव लेयर नहीं होती है, कोई माइलिन शीट नहीं होती है। माइलिन शीट सिर्फ और सिर्फ एक्सॉन के बाहर होती है। ओके, सो सेल बॉडीज आर नॉन मेड्यूलेटेड एंड डेंड्रॉन्स। सो सेल बॉडी के पास कोई मेड्यूलेशन नहीं होता है, कोई भी लेयर नहीं प्रेजेंट होती है, ना डेंड्रॉन्स के पास ना सेल बॉडी के पास। द वाइट मैटर हैज एक्सॉन्स ऑफ माइलिनेटेड नर्व्स। और वाइट मैटर में हमको क्या देखने को मिलता है कि न्यूरॉन का एक्सॉन वाला पार्ट है, और एक्सॉन वाले पार्ट के पास कौन सी लेयर होती है? माइलिन शीट होती है। माइलिन शीट फैटी टिश्यू से बनती है, इसीलिए वो लेयर वाइट कलर की दिखाई देती है। और इसीलिए ब्रेन के जिस पार्ट में एक्सॉन होगा वो वाइट कलर का दिखाई देगा, और जिस पार्ट में सेल बॉडी होगी वो ग्रे कलर का दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि सेल बॉडी के अंदर स्पेशल ग्रैन्यूल्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं निसल्स ग्रैन्यूल्स, और बहुत सारे अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं जो डार्क कलर के होते हैं, इस वजह से सेल बॉडी ग्रे कलर की दिखाई देती है। तो ये था आपका फोर ब्रेन का इंट्रोडक्शन कि फोर ब्रेन में कौन से टाइप्स है। ठीक है, आई होप आपको ये इंट्रोडक्शन अच्छे से समझ में आया होगा। वापिस से क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। ब्रेन के 3 पार्ट्स होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। उसमें से फोर ब्रेन में 3 पार्ट्स होते हैं, ऑल्फैक्टरी लोब्स, फिर आता है आपका सेरिब्रम, और फिर आपका आता है डायनसेफेलॉन। हमने आज सेरिब्रम का इंट्रोडक्शन देखा। ऑल्फैक्टरी लोब्स तो हमने देख लिया, जो स्मेलिंग नर्व्स होती है वो कैसे दिखाई देती है, उसका एकदम छोटा सा पार्ट दिया है, लेकिन हमने सेरिब्रम का इंट्रोडक्शन पार्ट देखा। अब सेरिब्रम के फंक्शंस क्या होते हैं और डायनसेफेलॉन क्या होता है, डायनसेफेलॉन के फंक्शंस क्या होते हैं, डायनसेफेलॉन में थैलामस, एपिथैलामस, हाइपोथैलामस का क्या रोल है, ये सारा सेशन देखने के लिए आपको नेक्स्ट वीडियो का वेट करना पड़ेगा। तो तब तक के लिए जितना हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उतना पार्ट रिवाइज कर लो, ताकि आपके लिए जो बेसिक्स है वो कंप्लीट हो जाए और आगे के पार्ट आपको जल्दी मिल जाएंगे। तो बने रहो ज्ञान लैब चैनल के साथ, पढ़ते रहो और रिवीजन करते रहो। जितना हो सके उतना अपने फ्रेंड्स के साथ इस चैनल को शेयर करो। आपके जो जूनियर्स होंगे उन जूनियर्स के साथ भी इस चैनल के बारे में इंफॉर्मेशन शेयर करो, ताकि उनको 12th स्टैंडर्ड में हेल्प मिले। चलिए मिलते हैं जल्दी। थैंक यू, सी यू सून, स्टे ट्यून्ड।